सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। और आज हम बात करने वाले हैं यार टेकिंग ए कार्बो कंप्लीट हो सके अगर कोई इंसान ऑर्बिटल खाली पड़ा है या तो आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ही केमिस्ट्री। तो कार्बन को 4 से नफरत हो गई। एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दिस इज एपिसोड नंबर 5। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पर दोनों तरफ जाएंगे। सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट हमारे पास में होता है वो फिर से FR ही होता है। FR मतलब फ्री रेडिकल ही होता है, जैसा कि हमारे पास में वुड्स रिएक्शन में था। यहाँ पर भी क्या होता है? फ्री रेडिकल। दूसरी बात, ये एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। मैं जब भी डिकार्बोक्सिलेशन वर्ड यूज करता हूं उसका मतलब यह है कि यहां पर रिमूवल ऑफ CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। रिमूवल ऑफ CO2। रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब आप किसी एक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा फोटोलिसिस, आप फोटोन से किस चीज़ को ब्रेक करते हैं। हाइड्रोलिसिस वाटर से ब्रेक करते हैं। पायरोलिसिस हीट से ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से आप ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने जो रिएक्शन का नाम है दैट इज द कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो उसमें दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस किसी सेल में होता है तो वहाँ पर एक एनोड होगा, और एक आपके पास में होगा कैथोड। ठीक है। इस रिएक्शन में एनोड पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कोई हाइड्रोकार्बन और साथ में CO2, और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है हाइड्रोजन गैस और NaOH। तो ये कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पर? फ्री रेडिकल। ठीक है। रिएक्शन में होता क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब किसका रिमूवल होता है? CO2 का। एनोड पर क्या बनता है? वो कैसे बनेगी उसको डिस्कस करेंगे अभी अपन लोग। और कैथोड पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और NaOH रिलीज होता है। और pH ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस, क्योंकि यहां पर हमारे पास में NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो pH है कंटेनर की वो टाइम के साथ साथ में इंक्रीज होती जाएगी। तो लेट्स सी हमारे पास में कंटेनर है। इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। और यहां सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है? कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लस वाटर। तो इसमें आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है
और एक आपके पास में क्या है इसमें, पानी, वाटर। पानी की जरूरत क्यों है? ताकि आयंस का मूवमेंट हो सके इलेक्ट्रोड्स तक। अगर आपके पास में मीडियम ही नहीं होगा तो जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें पानी की जरूरत है, सबसे पहली बात। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स आपको यहां पर दिखेंगे। एक के यहां पर पॉजिटिव सिंबल हमने यूज किया, एक के ऊपर नेगेटिव। तो जहां पर नेगेटिव है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वहां कौन आएगा? वहां पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जहां नेगेटिव है वहां पर कौन आएगा? कैटायन आएगा। पॉजिटिव चार्ज आयन आएगा। तो अगर ये हमारे पास में आएगा तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटायन। और कैटायन जिस इलेक्ट्रोड पर आ रहा है तो दो चीजें जुड़ गई है, कैटायन वाला इलेक्ट्रोड। तो कैटायन वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड। तो कैथोड में CAT किसको रिप्रेजेंट करता है? कैटायन को। और जो बाद वाला पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैथोड। जबकि जहां पर आपके पास में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कौन आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज को आप लोग क्या बोलते हो? एनाइन। इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे आप लोग? एनोड। तो ये बहुत सिंपल सी एक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो, अब जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। दो जगह रिएक्शन होती है, एक तो एनोड पर होती है और एक कहाँ होती है? कैथोड पर। दोनों जगह चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन सा? रिएक्शंस एट एनोड, और दूसरा रिएक्शंस एट कैथोड। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उसको आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। एक तो कौन सा? रिएक्शंस एट एनोड, और दूसरा रिएक्शंस एट कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस में आप इसे दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक रिएक्शंस एट एनोड, और दूसरा है रिएक्शंस एट कैथोड। अब एनोड इसको क्यों बोला? क्योंकि यहां पर कौन जा रहा है? एनाइन। और एनाइन के पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं कि कम होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो जब भी यहाँ पर जाएगा क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर एनोड पर क्या होता है? एनाइंस रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर आपके पास में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर आपके पास में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जबकि कैथोड पर आपके पास में कौन जा रहा है? कैटायन जा रहा है। तो कैटायन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो वो वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो कैथोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। एनोड पर जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर जो होती है उसको रिडक्शन। एनोड पर कौन जाता है? एनायन। वो क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कौन जाता है? कैटायन। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो यहां पर कैटायंस एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन्स। तो उस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे कि कैथोड पर हमारे पास में क्या हुआ, रिडक्शन। हो गया सब लोगों का नोट डाउन? आगे देखिए एक बार। तो फिर से हमारे पास में कंटेनर है, ना, वही कंटेनर, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां एक इलेक्ट्रोड है, यहां दूसरा इलेक्ट्रोड है, और यहां सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमारे पास में कौन है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे इसको? जब भी आप किसी सॉल्ट का नाम बताते हैं तो पहले किसका नाम बोलते हैं, केटाइन का। जैसे मान लो NaCl है तो उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड। अब NaCl में जो एनाइन है वो एक सिंपल एनाइन है क्योंकि वो Cl माइनस है, तो उसके नाम के पीछे क्या लगाया हमने, आइड। जब भी सिंपल एनाइन होता है तो उसके नाम के पीछे आइड लगता है, कॉम्प्लेक्स होता है तो एट लगता है। जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, परक्लोरेट, बाइकार्बोनेट, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो इसका नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोला इसका नाम, सोडियम कार्बोक्सिलेट। जो एनाइन है वो एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज़्यादा है, तो उसके नाम के पीछे आपने 8 वर्ड यूज़ किया। अगर वो सिंपल होता तो उसके नाम के पीछे जो वर्ड यूज़ होता वो होता आइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब यहाँ रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बोला इलेक्ट्रोलिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रिएक्शंस एट एनोड, एक रिएक्शंस एट, तो पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्शंस एट एनोड। अब एनोड पर कोई सी भी रिएक्शन होती है तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर जाता कौन है, एनाइन। होता क्या है वहाँ पर, ऑक्सीडेशन। एनाइन इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास में ये कंटेनर है इसमें तीन चीज़ें हैं। एक तो कौन है इसमें, RCO माइनस है कि नहीं है। एक कौन है इसमें, Na प्लस, और एक कौन है, वाटर। तो इन सब में से आपको एनाइन कौन सा दिख रहा है, कौन दिख रहा है? टोटल तीन चीज़ें होंगी। एक तो क्या हो गया हमारे पास में, RCO माइनस, फिर कौन हो गया, Na प्लस, फिर कौन हो गया, वाटर। तो इन सब में से एनाइन कौन है, RCO माइनस। तो एनोड पर कौन जाएगा, RCO माइनस। ठीक है, एनोड पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव। उसका नाम क्या है, RCO माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो होना क्या है कि जो हमारे पास में RCO माइनस है, RCO माइनस ये इलेक्ट्रोड पे गया और क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कोई चार्ज बचेगा नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है वो एक नॉर्मल ऑक्सीजन दिख रहा है, पहले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन चला गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से इसने एक से क्या बना रखा है, बॉन्ड। कितने बचे, 5 बच गए, 4 ये हो गए और एक ये हो गया।
पहले O माइनस था तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पर कुछ चार्ज नहीं बचा। समझ रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में बन गया क्या, RCO। इसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हैं आप लोग? ये ऑक्सीजन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हमने इस रिएक्शन की स्टार्टिंग में क्या बोला था, किस टाइप की रिएक्शन है ये? डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब यहां पर किसका रिमूवल हो जाएगा, CO2 का। इंटरमीडिएट क्या बनता है यहां पर, फ्री रेडिकल। समझ रहे हैं आप लोग? तो पहली बात तो CO2 बाहर निकलेगी, और दूसरी बात उससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। बाहर कौन निकलेगा, CO2, और फॉर्मेशन किसका होगा, फ्री रेडिकल का। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर आप लोग यहां देखें, ये मेरे पास में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है, इससे फ्री रेडिकल या CO2, वो बात की बात है, फ्री रेडिकल तो बहुत बात की बात है, CO2 का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? जब R और C के बीच का बॉन्ड टूट जाए, इनका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाए, और किसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तब उस केस में क्या बन जाएगा यहाँ पर, CO2। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये रिएक्शन अब वहां पर हो रही है। ठीक है, कैसे होगी वो देखते हैं। तो हुआ क्या इस रिएक्शन में, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक। और कैसे ब्रेक हुआ, होमोलिटिकली, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इससे बॉन्ड कब बनेगा, जब यहां पर भी क्या आ जाए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास में हुआ क्या, बेसिकली दो चीजें बन गई, एक तो बन गया R डॉट और एक C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दैट इज द CO2। कैसे बनाइए, जब ये बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। जब ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो किस तरफ रह गया, इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन किस तरफ रह गया, यहां पर। इस इलेक्ट्रॉन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस ऑक्सीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो उससे क्या बन गया मेरे पास में, 2 बॉन्ड पहले से थे यहां पर, एक यहां पे पहले से था, अब एक और बन गया, तो क्या हो गया, CO2 बन गया। और क्या बन गया यहां पर, ये R डॉट, ये क्या है, फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल हमारे पास में कहां बन रहा है, एनोड पर। अब ये एक तो होगा नहीं, बहुत सारे बनेंगे ना ऐसे। अरे जब आपके पास में सोडियम कार्बोक्सिलेट के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो ये भी क्या होंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो बहुत सारे बनेंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि एक R डॉट किससे कंबाइन कर ले, दूसरे R डॉट से, तो उससे क्या बन जाएगा, R R, पहले क्या बन गया था, CO2। तो ये आपके पास में क्या बन गई, एक एल्केन। और साथ में बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। R और C के बीच का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली, क्योंकि जो आपके पास ऑक्सीजन दिख रहा है वहां एक फ्री रेडिकल है। तो अगर आपको यहां बॉन्ड बनाना है तो इन दोनों का बॉन्ड कैसे ब्रेक होना चाहिए, इक्वली ब्रेक होना चाहिए, ताकि इस तरफ भी क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल, दोनों में बॉन्ड हो जाएगा, उससे एक तरफ बनेगा R डॉट, एक तरफ बनेगा CO2। ठीक है, ये रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट है।
अगर आपसे पूछते हैं कि सोडा लाइम तो आगे पढ़ेंगे अपन। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में इंटरमीडिएट कौन सा है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? फ्री रेडिकल। क्या होता है इस रिएक्शन में? डी कार्बोक्सिलेशन। एनोड पर कौन कौन बनता है? हाइड्रोकार्बन और CO2। कैथोड पर कौन बनता है? हाइड्रोजन, और बेस बन जाता है। अगर आपने सोडियम लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डिपेंड करता है कि RCO- के पास में केटाइन कौन सा है। अगर वो Na+ है तो NaOH बन जाएगा, K+ है तो KOH बन जाएगा। ठीक, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसको हटा दूं मैं। तो ये हमारे पास कंटेनर था, ठीक है। यहां पर हमारे पास में क्या क्या था? RCO-, Na+ और H2। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? यस, रिएक्शन एट कैथोड। एनोड पर हमारे पास में कौन जाता है? एनोड पर कौन जाता है? एनायन। वो जाके क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर कौन जाता है? कैटायन। वो क्या करेगा वहां जाके? एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करेगा उसे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? रिडक्शन। ठीक है ना। यहां देखिएगा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि Na+ है और वाटर है, ठीक है। दोनों में से कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा? तो मेटल्स जो होती हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी नहीं रखती है। सोडियम चाहे मर जाएगा लेकिन किससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। दिस इज द नेचर ऑफ द मेटल। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले सकती है, मेटल्स का क्या नेचर है? टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ये रिएक्शन सोचते हैं कि यहां पर Na+ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खा लेगा, सोडियम बना लेगा, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। और विशेषकर वो भी तब जब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का दिया हुआ हो। अगर कोई इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन देती तो, समझ रहे ना आप लोग, अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन देती तो ये ले लेता। जैसे मान लो 2 लोग हैं, उसमें से कोई सा भी ऐसा इंटरेस्टेड नहीं है कि उसके थप्पड़ पड़ जाए, लेकिन अगर कोई ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसके मार देगा वो। बट नॉर्मली क्या वो इंसान किसी गिलहरी से थप्पड़ खा लेगा? बोले गिलहरी मार दे थप्पड़। मेटल्स की टेंडेंसी है कि मेटल्स चाहे मर जाए, उनका उसूल है कि किसी से भी किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ द मेटल। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता, दुनिया में 2 रिएक्शन हमेशा साथ होती है। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन भी होना ही होना है। अगर किसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कभी फ्री स्टेट में नहीं रहता है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। तो अब किसने इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया? सोडियम। अगर सोडियम को बोला जाएगा दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एट एनी कॉस्ट, तो सोडियम जो है उस कॉस्ट को ही छोड़ के चली जाएगी, 2-4 चाटे मारेगी जो अलग है। बिकॉज दैट इज मेटल। मेटल्स वांट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, दे नेवर वांट टू एक्सेप्ट इट। तो यहां पर ये चीज तो फॉर्म नहीं हो सकती। अब दूसरा ऑप्शन क्या है?
और सिस्टम में कौन है? वाटर है, पानी है। पानी में क्या है कि ये हमारे पास में H2O है, ठीक है। पानी में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या वाटर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ इलेक्ट्रॉन की थोड़ी बहुत भी डेफिशिएंसी है? हाइड्रोजन। तो अगर इनकी तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे जाएं तो हो सकता है कि यहाँ पर टेंडेंसी हो एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो वाटर जो है वो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा। इलेक्ट्रॉन आया कहां से है? ये एनोड पर रिलीज हुआ था, वो फ्लो होके यहां तक पहुंचा है। समझ रहे हैं आप लोग? सर्किट कंप्लीट इस फॉर्मेट में हो रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम ने तो लेने से मना कर दिया, अब किसको लेना पड़ेगा? ये वाटर को। अच्छा, वाटर में दो चीजें होती है। वाटर को अगर आप ब्रेक करते हैं तो वाटर हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज H+ एंड सेकेंड इज द OH-। तो आप मुझे बताइए कि पानी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेगा? H+ लेगा कि OH- लेगा? H+। OH- किसी भी कीमत पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन होगा। तो कौन सा पार्ट इलेक्ट्रॉन लेगा? तो उससे क्या बनेगा यहां पर? H- और साथ में OH-। समझ रहे हैं आप लोग? वाटर जो है उसके दो पार्ट हैं, H+ और OH-। अगर आप H+ में इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वी हैव टू कंप्लीट द रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? H+। और H+ जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस केस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और कॉमन सेंस की बात है, अकेला तो बनेगा नहीं, ऐसे और भी कई बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। और हम देख रहे हैं रिएक्शंस एट कैथोड, तो वहां पर केटाइन चला गया, H2 गैस बन गई, अच्छी बात है। पानी से दो पार्ट हमारे पास में बने थे, एक तो कौन सा था? H+, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, उससे क्या बन गई आपके पास में? हाइड्रोजन गैस। अब ये सब काम कहां पर हो रहा है? पॉजिटिव एंड पे हो रहा है कि नेगेटिव एंड पे हो रहा है? नेगेटिव एंड पे हो रहा है। कैथोड का मतलब ही नेगेटिव एंड है, ये कैथोड है कि नहीं है? ये कौन है? एनोड। तो पानी से ब्रेक होके दो पार्ट बन गए, एक पार्ट का नाम क्या था? H+, दूसरे पार्ट का नाम क्या था? OH-। तो OH- और H+ दोनों कहां बने? इसी के ऊपर तो बने होंगे। तो क्या OH- यहां पर और ज्यादा देर टिक सकता है क्या? क्यों? यस, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। OH- नीचे गिर जाएगा और जैसे वो नीचे गिरेगा उसको कौन कैच कर लेगा? Na+। तो जैसे ही वो नीचे गिरेगा, कैच कर लिया Na+ ने, और क्या बन गया? NaOH। और ये रिएक्शन लगातार चलती जाएगी तो सिस्टम में NaOH का फॉर्मेशन होता जाएगा और pH हमारे पास में बढ़ती जाएगी। OH- को Na+ ट्रैप कर लेगा। तो कैथोड के प्रोडक्ट्स आप लोग क्या बोल सकते हैं यहां से? यस, वेरी गुड, H2 गैस और NaOH। These two are the products of the cathode. कंटेनर की pH क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि आपके पास में कैथोड के ऊपर OH- बना, जो नीचे गिरेगा तो उससे क्या बन जाएगा? NaOH। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में टाइम के साथ साथ में pH के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। हो गया सब लोग का नोट डाउन?
आगे देखिए। आपको सिर्फ ये बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन सा बना, बाकी सब प्रोडक्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन कौन सा बना ये आपको बताना है। अब जो सबसे बेसिक बात है जो हम लोग जानते हैं वो ये कि जहां पर भी CO माइनस है ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, CH3, जो दूसरे से क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। क्या बन जाएगा यहां पर, यहां पर क्या बनेगा इस रिएक्शन में, यहां बन जाएगा एक फ्री रेडिकल। जहां पर CO माइनस कनेक्टेड है वहां क्या बनेगा, एक फ्री रेडिकल। यहां पर भी क्या बनेगा, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन। तो ये बन जाएगा। और क्या बन सकता है, हो सकता है कि वो आपस में कंबाइन कर लें, नहीं कर सकते क्या, ये आपके पास में ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है। यहाँ एक बना था फिर रेडिकल, यहाँ बना था, दूसरे में यहाँ यह बन सकता है, तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन। लेकिन ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर। ये कौन सा होगा, माइनर। क्यों, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर ऐसी रिएक्शन जो एक ही मॉलिक्यूल में होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है, जबकि वहां जो बन रहा है वहां रिएक्शन आपके पास में होगी स्लो। ठीक है, तो दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। यहां बता सकते हैं क्या बनेगा, जहां CO माइनस कनेक्टेड है वहां पर डॉट बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा, डॉट बनेगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड। ये सारे वही क्वेश्चन है जो अपन ने वुड्स रिएक्शन में देखे हैं। ठीक है, वहां RX था, यहां पर RCO माइनस है। इसमें आप लोग बता सकते हैं, हाँ पहले हमारे पास में क्या बनेगा, ऐसी कंडीशन रहेगी, यहां एक क्या बना, फ्री रेडिकल, यहां भी एक क्या बना, क्या दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं, उससे जो बनेगा प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिकली, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ये दोनों भी ब्रेक हो जाएंगे। तो एट द एंड क्या क्या होगा, देखो यहां फ्री रेडिकल, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो किस तरीके से कंबाइन करें कि आपके पास में एक स्टेबल चीज बन सके, तो ये इससे कंबाइन करेगा, ये इससे कंबाइन करेगा, ये इससे कंबाइन करेगा, क्या बनेगा, यस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। आप चाहे उसे कैसे भी बना सकते हैं, दैट इज प्योरली अप टू यू, बेंजीन बनेगी। और इंटरमीडिएट यहां पर कौन सा बन रहा है, फ्री रेडिकल। ये कल वाले ही रिएक्शंस हैं जो अपन ने कल डिस्कस करी थी, वही सारे रिएक्शंस हैं, बट यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, साथ में CO2 का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा और बेस का फॉर्मेशन होगा। वुड्स रिएक्शन के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि जब फ्री रेडिकल बनता है तो उसका या तो क्या हो सकता है, डाइमराइजेशन, या क्या हो सकता है, डिस्प्रपोर्शियोनेशन। डाइमराइजेशन आपके पास में या तो हो सकता है इंट्रामॉलिक्यूलर या हो सकता है इंटरमॉलिक्यूलर, और डिस्प्रपोर्शियोनेशन कब होता है, जब
लार्ज साइज फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये है, सेम प्रोसेस आपने करवाया है, ये है, और या फिर ये है। इसका नाम पता है क्या आपको, जो सबसे लास्ट में लिखा है? सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है ना? बहुत बढ़िया ट्राई किया आपने। पोटेशियम सक्सिनेट ये सॉल्ट है, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम सक्सिनेट। ये सक्सिनिक एसिड होता है, अगर आप H लगा देंगे तो इट इज़ द सक्सिनिक एसिड। अब पोटेशियम सक्सिनेट है ये। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सबसे ऊपर वाले में क्या बनेगा? क्या सबसे ऊपर वाले में ये बना दूँ? क्या ये सही प्रोडक्ट है? स्टार्टिंग और लास्ट एंड को जोड़ दिया, सही हो जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट। ये वुड्स रिएक्शन में समझाया मैंने आपको। क्या बनेगा यहाँ पर एक्चुअली में? CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है हमारे पास में? बिकॉज देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस। अब ये दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो रेजोनेंस में जाएंगे, और रेजोनेंस में जाएंगे तो उससे क्या होगा? समझ रहे हैं आप लोग? नाउ दे बिकम्स मोर स्टेबल। यहां पर क्या बनेगा बताइए? देखो अपन लोग बोर्ड के ऊपर इसको ऐसा फ्लैट बना देते हैं, बाकी आपको पता है कार्बन के स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड तो प्लेन में ही होते हैं। हाइड्रोजन या ये CH2 ग्रुप ऊपर हो सकता है, हाइड्रोजन नीचे हो सकता है, ये बात तो पता है सबको। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या? वुड्स रिएक्शन में फिर से समझाया मैंने आपको ये। यहाँ पर क्या क्या बनेगा? CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पर भी CH2 फ्री रेडिकल। तो कंबाइन करने के लिए ऊपर आ जाएंगे। अंदर तो रिप्रेजेंटेशन है, होते ऊपर ही हैं। अब मैं इसको यहां बना सकता हूं क्या? ऊपर कैसे बनाऊं मैं? आई डोंट हैव ए फैसिलिटी कि मैं इसको ऊपर मतलब यहां कैसे लिख सकता हूं मैं इसको हवा में, है ना? तो मैं इसको इसी फॉर्मेट में बना रहा हूं। बेसिकली अंदर आ जाएंगे, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, और यहां पर CH2 बॉन्ड CH2 ऐसा। ठीक है, CH2 से कंबाइन हो गया CH2 बॉन्ड ऐसा। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, दिस दिस दिस। जहां पर भी मोड है वहां पर कार्बन है, तो ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया दो कार्बन्स के बीच में। ठीक है, अब आगे देखो एक बार। अगर ऐसा है तो जहां पर भी CO माइनस है, यहां पर CO माइनस है, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां बनेगा एक फ्री रेडिकल, यहां भी बनेगा एक फ्री रेडिकल, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। किसका फॉर्मेशन होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और जब मैंने आपकी रिएक्शन लिखवाई थी तब ये बताया था कि इस रिएक्शन में एनोड पर हाइड्रोकार्बन बनता है। मतलब कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों के इस्तेमाल के लिए कर सकते हो, तीनों को बनाने के लिए कर सकते हो। एल्केन भी बना सकते हो, एल्कीन भी बना सकते हो, और एल्काइन भी बना सकते हो। किससे? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या बेंजीन भी बना सकते हैं? बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, हो गया नोट डाउन सबका ये?
सेम प्रोसेस करवाना है आपको इलेक्ट्रोलिसिस का। सबसे पहले में आप बता सकते हैं क्या बनेगा? दोनों एंड आपस में क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? अच्छा, इसका नाम बता सकते हैं आप लोग? यह पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का नाम सुना है क्या आपने? तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOH। तो ये क्या है? पोटेशियम का फॉर्मेट, मतलब एक सॉल्ट है जो आपने किससे बनाया है? फॉर्मिक एसिड से बनाया है। क्या यहां पर आपके पास में हाइड्रोकार्बन बनेगा? क्या बनेगा यहां पर? हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉल्ट लिया जाए कि दोनों पर ही, मतलब एनोड पर भी और कैथोड पर भी हाइड्रोजन गैस ही बने। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, इट कैन बी सोडियम फॉर्मेट और इट कैन बी द पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है ना? तो ये H2 गैस कहां बनी है? अब एनोड पर। ठीक है, कैथोड पर भी क्या बनेगी? H2। और कहां बनेगी? कैथोड पर। वो तो बननी बननी है। कैथोड वाली H2 किससे बनती है? वाटर से, क्योंकि वाटर वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने गया था। और एनोड वाली H2 किससे बन रही है यहां पर? फॉर्मेट से। समझ रहे हैं आप लोग? तो कौन सा सॉल्ट लिया जाए कि दोनों जगह पर H2 ही बनेगी? तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट हम लोग यहां पर यूज करेंगे। समझ गए आप लोग? चलिए, अब बताओ ये लास्ट वाला पोर्शन देखो सबसे। यस, यहां पर क्या बनेगा हमारे पास में? साइक्लोपेंटेन। सिंपल है ये। स्टार्टिंग वाला एंड जहां पर डॉट बनेगा, लास्ट वाला एंड वहां पर भी डॉट बनेगा। डॉट का मतलब होता है फ्री रेडिकल। वो कंबाइन कर लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटेन। चलिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर हाइड्रोजन गैस, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर H2 गैस का फॉर्मेशन। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखिए, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपने ले लिए, ये सारे सॉल्ट जो आपका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया तो आपने होली वाले दिन क्या कर दिया? इन सारे के सारे सॉल्ट को एक साथ एक कंटेनर में ले लिया। वैसे आपका दिमाग खराब करने के लिए होली के दिन की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक दिन हो सकता है। हो सकता नहीं है, मतलब होता ही है। मैं पता नहीं कौन से इतने सिंसियर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा मुझे। हाँ, हर एक दिन आपका दिमाग खराब होता है, तो एक दिन आपने जो है तीनों सॉल्ट एक साथ ले लिए। क्या क्या बन सकता है ये आपको बताना है। कौन कौन से प्रोडक्ट की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, टोटल 3 टाइप के फिर रेडिकल्स बनेंगे। हाँ, CH3 बनेगा और CH3 CH2 डॉट बनेगा और
CH3 CH2 CH2 डॉट बनेगा। मान लेते हैं ये X है, ये Y है, ये Z है। क्या क्या बन सकता है बताओ? या तो X और X ही कंबाइन कर सकते हैं, या फिर XY बन सकते हैं, या फिर XZ, या फिर YY, या फिर YZ, या फिर कितने टाइप के बने प्रोडक्ट? 6 टाइप के। अगर आपसे एग्जाम में सवाल आएगा तो क्या आप इसका आंसर 6 बोलोगे? हाँ, देखते हैं एक बार। देखो, X और X को कंबाइन करो, क्या बना? इथेन। बहुत बढ़िया। X और Y को कंबाइन करो, क्या बना? अरे 1 और 3 कितने हो गए? 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3 का मतलब प्रॉप होता है कि नहीं होता है? ये भी नहीं पता आप लोगों को? 2 का मतलब एथ होता है। हाँ, ये तो पता है ना। 1 का मतलब मैथ होता है। ठीक है, X और Z कंबाइन हुए, बताओ। 1 और 3 क्या बना? बहुत बढ़िया, ब्यूटेन। ठीक है, YY कंबाइन हुए तो बस यही चक्कर है सारा। 2 जगह क्या बन रहा है? ब्यूटेन। आपसे क्या पूछा? कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? तो ब्यूटेन ब्यूटेन क्या हो गया? 2 जगह कॉमन हो गया। खैर, YZ कंबाइन करो, 2 और 3 मतलब क्या बना? पेंटेन। Z और Z कंबाइन करो, हेक्सेन। तो ब्यूटेन से ब्यूटेन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, मतलब एक ही रह गया ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट्स, या आप टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी बोल दो, बिना मतलब कंफ्यूजन होने का कोई मतलब क्रिएट कर देंगे अपन, उसका कोई सेंस नहीं है। टोटल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा? 5। समझ गए आप लोग? तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फिर रेडिकल जनरेट करने हैं और उसको बना के देखना है कि कहां पर किसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। सिंपल है शायद। ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल हो भी नहीं सकता। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको।